हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। तो बच्चे, आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं पहली बात कि हम लोग जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है वो डिटरमाइन कहाँ पर होता है। जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के, एक सिचुएशन। सेकंड, जब सेविंग इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के। तो दो तरह की अप्रोच होती है यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने की। नंबर 1 ADAS, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू होगा किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। और सेकंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहां पर हम लोग देखेंगे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एजम्पशंस की। जब हम लोग ये मॉडल पढ़ते हैं तो इसके लिए कुछ चीजें अज्यूम करी गई हैं। एजम्पशन नंबर 1, there is a two sector model। टू सेक्टर मॉडल किसे कहते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू होता था C + G + I + नेट एक्सपोर्ट्स। तो हम लोग सिर्फ दो चीजों को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। दो चीजें कौन कौन सी? पहली तो हो जाएगी हमारी क्या कहते हैं इसको, कंजम्पशन, और सेकंड हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो भी चीज होती है हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। तो टू सेक्टर मॉडल है ये हमारे इकोनॉमी के अंदर। सेकंड हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसी है? ऑटोनोमस है, यानी कि इनकम के हर एक लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो फिक्स रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी। थर्ड हम लोग बात करेंगे प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो लोग जितने भी गुड्स को सर्विस को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करेंगे, उन गुड्स का और सर्विसेज का प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। वो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा नहीं। और जो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, जिस प्राइस पर सप्लाई कर रहे हैं वो प्राइस भी क्या आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। वो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जो फोर्थ अजम्पशन है इसकी, उसका मतलब है इट इज अ शॉर्ट रन। देखिए, एक होता है लॉन्ग रन, एक होता है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक C, G, I, या प्राइस हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, वो सारे के सारे कहते हैं वेरिएबल होते हैं। वो जब मर्जी इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्या रखा है, फिक्स रखा है, और प्राइस लेवल को क्या रखा है, फिक्स रखा है। अगर कोई भी फैक्टर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स क्या रहेंगे, वेरिएबल, कुछ फैक्टर्स रहेंगे फिक्स। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रन। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट रन हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग आउटपुट पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, वो किसके अंदर चलेगा, शॉर्ट रन के अंदर चलने वाला है। फिर हम लोग बात करते हैं देयर आर
टू अप्रोचेज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम। तो जो इनकम का इक्विलिब्रियम है उसके लिए दो तरह की अप्रोच होती हैं। नंबर 1 ADAS अप्रोच, जिसको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे, और सेकंड अप्रोच होती है हमारी SI अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। SI अप्रोच को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर सिर्फ रखेंगे हम लोग अपना किसको, ADAS अप्रोच को। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं फिर ADAS अप्रोच को। चलिए मैं ऊपर का सारा रफ करता हूँ। एक बार एजम्पशन दोबारा रिवाइज करते हैं। 2 सेक्टर मॉडल है, यानी गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट नहीं आएगा इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखा गया है, प्राइस को भी फिक्स रखा गया है। अगर 2 फैक्टर्स इसके अंदर फिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा 2 तरह की अप्रोच हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहली ADAS अप्रोच और दूसरी कौन सी, SI अप्रोच। तो आज जो हम लोग देखेंगे ADAS अप्रोच देखेंगे। चलिए रफ करता हूं इसको मैं। नंबर 1 ADAS अप्रोच। ADAS approach. According to this approach, an economy is in the situation of equilibrium where aggregate demand equals to एग्रीगेट सप्लाई। अब आपको एग्रीगेट सप्लाई मालूम है क्या होता है, AS इक्वल्स टू C+S, यानी कि Y के इक्वल, और AD बराबर होता था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं ताकि उसके अंदर हम लोग देख पाए कि आता कहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर होगा, जहाँ पर AD इक्वल टू AS होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर AD बराबर AS। तो एक टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम Y के लिए 0, 100, 200, 300, 400, 500। हम लोगों ने फिर एक कॉलम बनाया था C का 50, 100, 150, 200, 250, 300। अब हम लोग यहाँ से सेविंग्स निकाल सकते हैं। सेविंग्स कैसे आती है, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितना है 0, कंजम्पशन कितना है 50, 0 माइनस 50, माइनस 50, 100 माइनस 100, 0, 200 माइनस 150, 50, 300 माइनस 200, 100, देन कितना आ जाएगा 150, और लास्ट में कितना आ जाएगा 200। ये हमारा आ गया सेविंग्स। सेविंग्स कैसे आई है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा, और मैं चीज़ें आसान रखने के लिए डेटा वही यूज़ कर रहा हूँ जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज़ करा था। आप लोग भी सेम डेटा यूज़ करते हुए चलेंगे। देन अब हम लोग इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने अपनी पहले स्टार्टिंग में जब देखा था तो हम लोगों ने 100, 100, 100, 100 और 100 कांस्टेंट रखा हुआ था। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, AD निकाल सकते हैं। AD इक्वल्स टू व्हाट, C+I।
सी प्लस आई, सी दिस वन और आई दिस वन। सी कितना है फर्स्ट पे 50 और आई इन्वेस्टमेंट कितना है 100, ऐड करिए 150, 200, 250, 300, 250 प्लस 100, 350, 300 प्लस 100, 400। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए एस निकालेंगे, और ए एस क्या होता था सी प्लस एस, ए एस क्या होता है सी प्लस एस, सी प्लस एस 50 प्लस माइनस 50 0, 100 प्लस 0 100, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 150 400, 300 प्लस 200 500। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, ए एस भी आ गया और ए डी भी आ गए। अब आप लोग देखिए कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ए डी बराबर ए एस है। फर्स्ट पॉइंट पे ए डी 150, ए एस 0 नहीं है, 200 100 इक्वल नहीं है, 250 प्लस 200 नॉट इक्वल, 300 प्लस 300 ए डी और 300 ए एस। इनकम का जब लेवल 300 है उस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो ए डी है और ए एस दोनों इक्वल हो चुके हैं, 300 एंड 300। ठीक है, अब डालते हैं यहां पर रिमार्क कि हो क्या रहा है। ये लेके यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि जो ए डी है वो ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है। ए डी कितना है 150, ए एस कितना है 0, ए डी ज़्यादा है 0 से यानी कि 150 ज़्यादा है 0 से, 200 ज़्यादा है 100 से यानी ए डी अगेन ज़्यादा है ए एस से, 250 ज़्यादा है 200 से यानी कि अगेन यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एंड देन यहाँ पर ए डी इक्वल टू ए एस, ये ए डी और ए एस बराबर हो गए, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन चुका है हमारा। एंड देन लास्ट में ये दो पॉइंट आ रहे हैं 400 और 500। आप देखिए ए डी है 350 और ए एस है 400। ठीक है, यानी कि ए एस ज़्यादा है, 400 क्या है ए डी और ए एस कितना है 500। लास्ट पॉइंट पे ए एस यानी कि 500 ए डी से यानी कि 400 से ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे ए एस ग्रेटर देन ए डी। तो ये दोनों जो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम के पहले यानी कि जिसमें ए डी ज़्यादा है ए एस से, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस डिमांड। और इक्विलिब्रियम के नीचे ये जो ए डी ए एस जहाँ पर बराबर हुए हैं उसके नीचे ए एस ग्रेटर देन ए डी है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस सप्लाई। दोनों ही सिचुएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। एक्चुअली जो इकोनॉमी होती है वो कहाँ पर काम करना चाहती है, वो इस पॉइंट पर काम करना चाहती है ए डी बराबर ए एस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पर ही क्या होता है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड, उन सभी रिसोर्सेज का हम लोग बेस्ट या बेटर या जितने भी हमारे पास तरीके हैं उन सब में सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम, जहाँ पर ए डी बराबर ए एस होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट भी यहीं पर होता है। तो ए डी ए एस जहाँ पर इक्वल होंगे उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इसके ऊपर वाली सिचुएशन और इसके नीचे वाली सिचुएशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए क्या होती है, नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। आगे चलकर देखेंगे इसके कौन कौन कैसे कैसे, जैसे कि बैंक हो गए यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक और हमारी गवर्नमेंट, इन दोनों सिचुएशन के अंदर करती क्या है। अभी रिसेंटली हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रोड्यूसर और सप्लायर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी हम लोगों ने पूरा इक्विलिब्रियम समझा है टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल की फॉर्म से समझा है। अब हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के अंदर होता कैसे है। चलिए देखिए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या आता है, आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आता है ए डी और ए एस। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था जो ये बीच से लाइन जाती है 45 डिग्री एंगल पे, जिसको हम लोग बोलते थे क्या,
रेफरेंस लाइन, स्टार्टिंग बताई थी आप लोगों को ये बात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस लाइन। और यही क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि C प्लस एस, यानी कि इनकम Y के बराबर होती है। ये जो 45 डिग्री रेफरेंस लाइन है, यही क्या होता है हमारा इनकम कर्व या एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। देन हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनता है, ये बनता है एग्रीगेट डिमांड का कर्व। दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD इक्वल्स टू C प्लस आई। और ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E। इन्वर्टेड कॉमा में डाला है E को, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और यहाँ से हम लोग एक लाइन डाल रहे हैं, इसको मैं नाम रख रहा हूँ OY स्टार, Y स्टार। OY स्टार इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड OY दिस इज द इक्विलिब्रियम आउट AD एंड और AS। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर भाई यहाँ पर आप लोग देखिए हो क्या रहा है, ये AD कर्व है, दिस इज AS कर्व, नीचे से जा रहा है, AD कर्व ऊपर है, AS कर्व नीचे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AD ग्रेटर देन AS हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। इसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एंड इस पॉइंट के बाद ये जो जगह आ रही है, ये वाला जो मैं ये एरो से दिखा रहा हूँ, थोड़ा शेड भी कर देता हूँ इसको मैं, दिस इज, आप लोग देखिए इस पॉइंट के बाद जो AS कर्व है वो ऊपर जा रहा है और AD कर्व थोड़ा नीचे रह रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे AS ग्रेटर देन AD। क्या बोलेंगे इसको, AS ग्रेटर देन AD। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर और सप्लायर का क्या यहाँ पर रोल होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा। और अभी मैं करता हूँ इसको रफ, फिर इसके हम लोग देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। चलिए रफ करता हूं मैं इसको। अच्छा, अगर आप लोगों का डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करना है, डायग्राम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, मैं आपको ओरली बताता हूं, आप समझ जाओगे, बाद में लिख भी सकते हो। इस डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पर क्या शो करा गया, आउटपुट को, वाई एक्सिस पर शो करा गया हम लोगों ने AD AS को। AD कर्व इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, AS इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर AD इक्वल्स टू AS। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो AD इक्वल्स टू क्या है, AS के बराबर है, ठीक है। E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम वेयर AD बराबर AS, AD इक्वल्स टू AS। बिलो द E पॉइंट, यानी कि बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड इज मच ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई वो ऊपर है, उसका कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ है, और एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का कर्व नीचे के साइड है। दैट इज कॉल्ड AS ग्रेटर देन AD, यानी कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है यहाँ पर। इसको आप लोग अगर अपने वर्ड्स में लिख पाओगे तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसकी क्या कर दिया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन जो भी करी है हम लोगों ने करके दिखा दी है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पर होने क्या वाला है। आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें इसका, और मैं इसको रफ करता हूं फिर। चलिए अब देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है। When AD ग्रेटर देन AS, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो ये जो सिचुएशन है किसकी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। इट मीन्स consumers and firms
would buying more goods and services as the supplier thoughts। देखिए हुआ क्या यहाँ पर, जब एडी ज़्यादा है एएस से, इसका मतलब क्या, ये एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड है यानी कि जो कंज्यूमर्स हो गए और जो फर्म्स हो गई, कौन सी फर्म, जो गुड्स को कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। फर्म्स दो टाइप की हो सकती हैं। अच्छा, फर्म्स जो होती है ना वो सप्लाई भी करती हैं और क्या करती है, कंज्यूम भी करती है। कंज्यूम क्या करती हैं, रॉ मटेरियल या फिर दूसरी गुड्स जिनको वो आगे मॉडिफाई करके सेल करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स हो गए, फर्म्स हो गए, वो ज़्यादा गुड्स को, सर्विस को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जितना कि सप्लायर सोच पा रहे थे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सप्लायर सोच रहे थे कि जो डिमांड आने वाली है वो 100 यूनिट्स की होगी, पर्टिकुलर कोई भी गुड है, ठीक है, उसकी 100 यूनिट्स के बारे में सोच रहे थे सप्लायर्स। अच्छा, जब सप्लायर काम करता है, सप्लायर ना एक डिजायर्ड स्टॉक को मेंटेन करता है। डिजायर्ड स्टॉक क्या होता है, आप लोग खुद सोचिएगा कि आप लोग जब भी कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, आप लोग थोड़ा सा सरप्लस मेंटेन कर रखते हो। क्या रखते हो, थोड़ा सा सरप्लस मेंटेन रखते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड स्टॉक। कई बार क्या होता है, अनवांटेड डिमांड आ जाती है मार्केट के अंदर, वो अनवांटेड डिमांड के अंदर वो डिजायर्ड स्टॉक को क्या करता है, सेल करता है और उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाता है। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर और फर्म्स हैं वो ज़्यादा खरीदने का सोच रहे हैं जितना कि सप्लायर ने सोचा था। सप्लायर ने सोचा था 100 यूनिट का और उसने सोचा था 20 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करेंगे और 100 यूनिट की क्या होगी, डिमांड होगी। लेकिन कंज्यूमर्स और फर्म्स ने और भी ज़्यादा क्या कर दिया, डिमांड कर दिया, जिसकी वजह से क्या डिमांड ज़्यादा हो गई और उससे ज़्यादा जितना कि सप्लायर सोच पा रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक वुड स्टार्ट्स टू फॉल। सप्लायर ने जो भी डिजायर्ड स्टॉक मेंटेन किए थे वो क्या हो जाएंगे, फॉल होना स्टार्ट होंगे। टू मेंटेन द डिजायर्ड स्टॉक लेवल, टू मेंटेन द डिजायर्ड स्टॉक लेवल, firms would produce more and this process continues until AD equal to AS। देखिए क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो लोग एक डिजायर्ड स्टॉक को मेंटेन रखते हैं, लेकिन सिचुएशन एक्सेस डिमांड की आ गई तो उनके जो डिजायर्ड स्टॉक है वो भी क्या होंगे, लगातार डिक्लाइन होना स्टार्ट होंगे। अब प्रोड्यूसर्स अपने स्टॉक को वापस मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा लेबर को हायर करेगा। जितनी ज़्यादा लेबर वो हायर करेगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सेस डिमांड वाले केस के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो इंक्रीज होता है। ये कह सकते हो पॉजिटिव इंपैक्ट है इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट पर। एम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसको ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा लेबर को हायर करेगा तो ज़्यादा लेबर को काम मिलेगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा। तो क्या कह रहा है वो, इसके अंदर जो डिजायर्ड स्टॉक था वो फॉल होगा और जो प्रोड्यूसर है वो स्टॉक को वापस मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। और ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने की प्रोसेस है ये तब तक चलेगी जब तक एडी अगेन एएस के इक्वल नहीं हो जाती। आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करते हैं व्हेन एडी लेस देन एएस।
चलिए मैं ना इसी में समझाता हूँ कुछ पॉइंट्स को चेंज कर करके। ये तो हमारी बात हो गई थी AD ग्रेटर देन AS की। आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहां पर एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। ये काम मैं आप लोग इसलिए कर रहा हूं, आपके लोग जो लैंग्वेज है आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उसको आसानी से कर दोगे। सेकेंड, इट मीन्स कंज्यूमर्स एंड फर्म्स वुड बाइंग, पहले मोर था, लेस गुड्स एंड सर्विसेज एज द सप्लायर थॉट। सप्लायर ने सोचा था वो लोग ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक वुड बी अनसोल्ड। देखिए आप लोग, मैंने क्या नहीं कहा, यहां पर इंक्रीज नहीं करेगा। वो इंक्रीज क्यों नहीं करेगा, उन्होंने डिजायर्ड स्टॉक पहले से ही मेंटेन किया हुआ था, प्रोडक्शन तो उन्होंने अभी इंक्रीज नहीं करेंगे, बट डिमांड कम होने के कारण उनका जो स्टॉक है वो पहले से ही, क्या जो पहले था वो अनसोल्ड रह जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक के कारण क्या करेगा, टू मेंटेन या टू सोल्ड आउट, ऐसे लिखिए, टू सोल्ड आउट या टू मेंटेन द डिजायर्ड स्टॉक लेवल। अगेन वही बात है, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे हम लोग लैंग्वेज के अंदर। टू मेंटेन द डिजायर्ड स्टॉक लेवल फर्म्स वुड प्रोड्यूस लेस। फर्म्स क्या करेंगी, लेस प्रोडक्शन करेंगी। देखिए हुआ क्या, बहुत सारा स्टॉक अनसोल्ड रह गया, नहीं बिका मार्केट के अंदर वो अभी, ठीक है। अब वो मार्केट के अंदर सेल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टॉक का लेवल है, फर्म चाहती है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर वो मेंटेन रहे, ठीक है, जिसके लिए वो क्या करेंगे, अब नया प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल AD इक्वल्स टू S। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक AD बराबर AS का नहीं हो जाता है। तो आप लोग देखिए लैंग्वेज कितना आसान हो गया है। अगर आपने AD ग्रेटर देन AS को अच्छे से समझ लिया है, तो AD लेस देन AS को बड़े प्यार से लिखाओगे, कुछ एक वर्ड को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। मैं थोड़ा साइड देता हूं, आप लोग इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें। चलिए, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो सेकंड अप्रोच है हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।